Hi to all, welcome to Sunil Education Point और Selection Hub. आज के इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं जिसमें हमने स्टोन एज के बारे में देखा और फिर उसके बाद सेकेंड लेक्चर में हमने स्टोन एज से रिलेटेड PYQ सॉल्व किए थे जिसमें हमने ECS लेवल तक के क्वेश्चन से डील किया था। ठीक है, SSC, CGL, CHSL, MTS, GSSB इन सब के क्वेश्चन क्या थे, मर्ज थे। ठीक है, ओके। इस क्लास में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे लिखा भी है आप देख सकते हो, इंडस से सक्सेस तक। ठीक है, तो जो मेन चीज़ें होती हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारे बने हैं सिर्फ उन्हीं को देखकर थ्योरी बनाई गई है। ओके, आई होप यू वुड लाइक इट। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इफ़ यू डिड नॉट ज्वाइन दी टेलीग्राम तो आप मैनुअली भी ज्वाइन कर सकते हो, लाइक सर्च मार के सुनील एजुकेशन पॉइंट सिलेक्शन हब मिल जाएगा अलग से। या फिर आप ऐसे नहीं ज्वाइन कर सकते तो चैनल के डिस्क्रिप्शंस में मैंने टेलीग्राम का लिंक अपलोड किया है जिसमें मैं ये PPT के फ्री नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, नोट्स जो होंगे हमारे इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे। ठीक है, स्टैटिक GK के पार्ट के नोट्स भी कुछ अपलोड कर दिए गए हैं। सो इफ़ यू still not join it, so you can join it from the channel descriptions link. Okay, so let's begin. यहाँ से हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे पहले। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता बोल लें या फिर हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता बोल लें, बात एक ही है। ठीक है, इसके 2 नाम हैं। सबसे पहला है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, या फिर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, अब ये हड़प्पा नाम क्यों रखा गया? क्योंकि हड़प्पा फर्स्ट साइट थी, पहला शहर था, फर्स्ट सिटी थी जो यहाँ पे एग्जवेट की गई, खोजी गई। ठीक है, इसलिए इसका हड़प्पा सभ्यता भी इसको नाम दिया गया। ठीक है, अगर मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ एक और चीज़, सबसे पहली चीज़ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड बताओ, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का, हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड बताओ, तो दोनों एक ही है क्योंकि हम एक ही तो बोल रहे हैं इन दोनों को, है ना, नाम तो एक ही है। इसलिए इनका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका जो टाइम पीरियड है 2500 BC से लेके 1700 BCE तक। BCE मैंने बताया है बिफोर कॉमन एरा इसको बोलते हैं। क्लियर? और ये मैंने स्टोन एज में बताया है कि कॉमन BCE क्या होता है, AD क्या होता है। ठीक है, तो आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, टाइम पीरियड हमें पता चल गया इसका। नेक्स्ट बात करते हैं, इसको हम ब्रोंज एज भी बोला जाता है। जैसे कि आपको याद होगा जब मैंने स्टोन एज वाला जो मैंने लेक्चर पढ़ाया था उसमें हमने क्या बोला था कि हम एशियंट हिस्ट्री को, एक सेकेंड मैं अलग से PPT पे समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, जब हमने एशियन हिस्ट्री वाला पढ़ा था, स्टार्ट किया था स्टोन एज में, जब हमने पढ़ा था लेक्चर, तो मैंने बताया था एशियन हिस्ट्री को हम 3 तरह से बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्टोन एज, सेकेंड कॉपर एज, और थर्ड था हमारा ब्रोंज एज, है ना। ये 3 बांटे थे मैंने, जिसमें से स्टोन एज हमने पढ़ लिया था और कॉपर एज भी हमने, चालकोलिथिक पीरियड जिसको हमने बात करी थी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 1 में। ठीक है,
और मैंने ये बताया था कि ये जो स्टोन एज पीरियड होता है और जो कॉपर एज वाला जो पीरियड होता है, इसको हम प्री हिस्टोरिक पीरियड हम इसको बोलते हैं, है ना। देखो सब ऐसे हम बार बार चीज़ों को रटेंगे, बार बार चीज़ों को समझेंगे तो ही हमें चीज़ें याद होंगी। और जो ये वाला ब्रोंज एज था मैंने बताया था, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। तो स्टोन एज हमने पढ़ लिया, कॉपर एज चाल्कोलिथिक पीरियड जिसको बोला जाता है, स्टोन एज कॉपर एज हमने पढ़ लिया है। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंज एज। हो गए ना तीनों कवर। इन केस आपके आई नो पहले डाउट आ रहा होगा कि हमने स्टोन एज पढ़ लिया, कॉपर एज पढ़ लिया, ब्रोंज एज कहाँ है, वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रोंज एज बोला जाता है। ब्रोंज एज मतलब जहाँ पे ब्रोंज मेटल्स वगैरह, ब्रोंज टूल्स वगैरह का यूज़ किया गया है, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ इतना। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंज एज बोला जाता है, ठीक है। और जो ये ब्रोंज एज है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ये नाम पड़ा, ठीक है, ब्रोंज एज वाला नहीं, जो ये नाम पड़ा, कौन सा नाम पड़ा, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो ये नाम पड़ा है ना, वो किसने दिया, जॉन मार्शल ने क्या दिया था, इसका नाम दिया था, ठीक है। अभी मैंने बताया हड़प्पा पहली सिटी थी जो डिस्कवर की गई थी इस सिविलाइजेशन में, इसलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन भी, इसको हड़प्पा सभ्यता भी इसको क्या किया जाता है, बोला जाता है। ये डिस्कवर कब की थी, यानी इसकी खोज कब की थी, हड़प्पा की 1921 में क्या किया गया था, इसको खोजा गया था। क्लियर, आई होप इतनी बात क्लियर होगी। ओके, आगे चले। ओके, एक और चीज़ थोड़ा सा जान लेते हैं जॉन मार्शल के बारे में। जो जॉन मार्शल थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, डायरेक्टर थे, ये पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, डायरेक्टर थे। इतना तो हिंदी वाले भी पढ़ सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या थे, डायरेक्टर थे। कौन थे, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के बारे में पता होना चाहिए आपको। क्लियर। अच्छा, एक और चीज़, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जॉन मार्शल तो थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर। अच्छा, आपसे ये पूछा जाएगा फर्स्ट चेयरमैन कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, तो वो ज़रा थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे लिख दूँ। वो थे हमारे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, जिसको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर। ओके, अब हड़प्पा, हड़प्पा है हमारा फर्स्ट सिटी, ठीक है। कब खोजी गई, 1921 में इसको क्या किया गया, खोजा गया। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, हड़प्पा जो 1921 में इसको खोजा गया, किसने डिस्कवर किया था, दयाराम साहनी ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, हड़प्पा की खोज की थी। फिर दूसरी साइड जो हड़प्पा के बाद दूसरा खोजा गया वो था हमारा मोहनजोदारो, ठीक है, जो हम अब पढ़ेंगे। मोहनजोदारो जो है सबसे फेमस सिटी मानी जाती है, ठीक है। इसकी खोज जो हुई थी आर डी बनर्जी ने की थी, और 1922 में इसकी क्या की थी, इसकी खोज की थी। आर डी बनर्जी को, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे दे रखी है, रखलदास बनर्जी भी क्या किया जाता है, बोला जाता है, ठीक है। आर डी बनर्जी या रखलदास बनर्जी, दोनों ही नाम आपको पता होने चाहिए।
ठीक है, 1922 में खोजा गया। मोहनजोदारो बहुत बड़ी सिटी मेजर बन के आई थी, बहुत सारी सेटलमेंट वगैरह हुई थी। जैसे इसमें लिखा भी है, मोहनजोदारो में अर्बन सेटलमेंट, शहरीकरण हुआ, शहर का बसना वगैरह चालू हुआ। ठीक है, यूज सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज नेटवर्क, यानी कि थोड़ा कंफ्यूजिंग बोला जा सकता है, या सुनियोजित तरीके से क्या ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। अलग अलग हर घर से ड्रेन्स वगैरह निकल रही थी, हर घर में एक कुआं होता था। ठीक है, तो और एक स्ट्रीट का एक अपना तरीका होता था, स्ट्रीट को सही सुव्यवस्थित तरीके से क्या किया गया था, प्लान किया गया था। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि ये वर्ड्स जो हैं कट रहे हैं, देखो ये पीपीटी में ये कटेंगे। ठीक है, लेकिन जब मैं पीडीएफ भेजूँगी उसमें नहीं कटेंगे, तो आप वहाँ से उसके नोट्स बना सकते हो। क्लियर हुआ? आगे चले। ठीक है, पहला था हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, फिर था सेकंड हमारा मोहनजोदारो आर डी बनर्जी द्वारा 1922 में। क्लियर? आगे चलते हैं। अब ये कुछ है इम्पॉर्टेंट साइट्स है हमारी, एक सेकेंड, ये हमारी इम्पॉर्टेंट साइट्स देखने को मिली इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो खोजी गई। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो सबको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये कुछ साइट्स थी जो मेजर इम्पॉर्टेंट थी, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्जवेट इनको किया गया, खोजा गया। किसके द्वारा? आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इसको खोजा गया। ठीक है, और इनके नाम हैं ये हड़प्पा, मोहनजोदारो। हड़प्पा और मोहनजोदारो जो अभी हमने देखा। ठीक है, ये 1921 में खोजा गया, ये 1922 में खोजा गया, और दोनों की दोनों कहाँ पे हैं? पाकिस्तान में हैं। ठीक है, फिर तीसरा खोजा गया धोलावीरा और लोथल। तीसरा और चौथा, धोलावीरा और लोथल जो है इंडिया में ही है, हमारे गुजरात के अंदर है। ठीक है, कालीबंगन है राजस्थान में। ठीक है, और राखीगढ़ी है हरियाणा में। क्लियर? ये छेव की छेव आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे चले। अब बात करते हैं कुछ फेजेस के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ चरण, कि कैसे कैसे इनका डेवलपमेंट हुआ, या फिर कह सकती हूँ कैसे कैसे इनका विकास हुआ। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के चरण है, जो उसके फेजेस हैं, हम तीन उससे डिवाइड करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीन उससे बांटा। स्टोन एज में हमने, याद करो, पैलोलिथिक पीरियड को हमने पढ़ा था, तीन उसमें बांटा था, लोअर, मिडल और अपर पैलोलिथिक में, है ना। फिर मेसोलिथिक आया था, फिर न्यूलिथिक आया था। ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता के जो चरण थे, जैसे जैसे विकास हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, तो तीन चरण में हुआ था, तीन फेजेस में हुआ था। सबसे पहला था हमारा अर्ली हड़प्पन। ठीक है, जिसको प्रारंभिक हड़प्पा चरण बोलते हैं। दूसरा है मैच्योर हड़प्पन, परिपक्व हड़प्पा चरण। ठीक है, तीसरा है लेटर हड़प्पन, यानी कि अंतिम हड़प्पा चरण इनको बोला जाता है। इनके टाइम पीरियड कुछ इस तरह से दे रखे हैं, 3300 BC से लेकर 2600 BCE तक। अब देखो, आपने देखा होगा यहाँ पे BCE नहीं आए, तो यानी कि, लेकिन आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, लास्ट में BCE आ रहा है, कि 3300 BC से लेकर 2600 BCE तक ही चला था। ये वाला चला था हमारा 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक, और ये वाला चला था, यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं लिख देती हूँ, 1900 BCE से लेकर 1300 BCE तक ये क्या था, ये हमारा चला था। ठीक है, ये हमारे थे इसके फेजेस वगैरह। क्लियर? आगे चलें। ओके, अब बात करते हैं जोग्राफिकल एक्सटेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कि कैसे जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी, जोग्राफी के बेसिस पे, जोग्राफिकल बेसिस पे ये कैसे डेवलपमेंट हो रही थी, कैसे एक्सटेंड हो रही थी, कैसे ये बढ़ रही थी, इसका विस्तार हो रहा था, या फिर मैं इसका कह सकती हूँ इसका विकास हो रहा था। ठीक है, अगर हमने अभी पढ़ा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये प्रेजेंट डे में कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदारो वाला जो हिस्सा है वो भी पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में इसको पाया गया। ठीक है, मतलब अगर मैं पूरा देखूँ इंडस वैली सिविलाइजेशन को, ठीक है, तो ये पाकिस्तान में तो है, पाकिस्तान से लेके हमारे इंडिया में, लेकिन कहाँ तक है? हमारे इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन तक है ये। ठीक है, क्लियर? ये इसका एक्सटेंट के बारे में अभी बेसिकली बताते हैं कि इंडिया में नॉर्थ वेस्टर्न तक है, और हमारे पाकिस्तान में वैसे ये लाई करता है। ठीक है,
अगर मैं एरिया के बारे में बात करूं, एक सेकेंड, अगर इसका एरिया की जिस तरह से फैली हुई है, ठीक है, ये जिस तरह से फैली हुई है, तो ये किस किस शेप में फैली गई है, तो ये ट्रायंगुलर शेप बनाता है। जैसे नदियाँ वगैरह आती हैं तो ये क्या बनाती हैं, ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं। ओके, सो देयर वाज सम इशू, ठीक है। ये जिस तरह से ये फैली हुई है तो ये क्या शेप बनाती है, ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं। ओके, और 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक ये क्या है, फैली हुई है। ठीक है, ये 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक वाइडर है, यानी कि ये फैली हुई है। इसका एरिया की बात करें जिस तरह से ये फैली गई है, इसकी ट्रायंगुलर क्या है, इसकी शेप है। क्लियर, आगे चलें। ओके, ये कुछ यहाँ पे हिंदी मीडियम में भी लिखा हुआ है, इसका क्षेत्रफल वगैरह कितना है, ठीक है। ओके, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जोग्राफिकल एक्सटेंट के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, कि ये कैसे कैसे फैला हुआ है। अब जो ये चल रहा है, ये हमने अभी बताया कि पाकिस्तान में है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक ये फैला गया है। अब इसकी कुछ डायरेक्शंस हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता जो ये फैली गई है, डायरेक्शन वाइज कहाँ तक ये फैली गई है, ठीक है। 4 डायरेक्शन होती है, आप सबको पता ही है हमारी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ में अगर मैं बात करूँ, देखो ये मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, ये तो देखो जो लोकेशन के नाम होते हैं वो तो आपको एज इट इज़ पढ़ने ही होते हैं, है ना। ये नॉर्थ में मांडा तक फैली गई है, जगह का नाम है मांडा। मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। साउथ में दैमाबाद तक फैली गई है, ये ईस्ट में हमारे आलमगीर पोर्ट तक फैली गई है, हिंडन रिवर पे, ठीक है। और वेस्ट में ये फैली गई है, सुतकंदोर तक फैली गई है, जो कि कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। क्लियर, ओके, ये इसके जोग्राफिकल एक्सटेंट है, ये किस तरह से फैली गई है। क्लियर, आगे चलें। ओके, अब मैं बात करती हूँ टाउन प्लानिंग की। यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट होता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेन इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। कि टाउन प्लानिंग, मोहनजोदारो वगैरह ये सब वाला जो है, ये अब जाके अच्छे ढंग से यहाँ से सारे मोस्टली हमारे इम्पॉर्टेंट बनेंगे, ठीक है, स्टार्ट होता है। क्लियर, पढ़े। टाउन प्लानिंग यानी कि नगर को कैसे नियोजन किया गया है, यानी टाउन को कैसे प्लान किया गया है, ठीक है। टाउन अगर प्लानिंग के बारे में मैं बात करूँ तो ये 2 तरह से डिवाइड होती है, ठीक है। 2 तरह से ये फैला गया है डिवाइड। पहला है हमारा सीतादल दुर्ग जिसको बोलते हैं, दूसरा है हमारा लोअर टाउन जिसको निम्न नगर क्षेत्र इसको क्या किया गया है, बोला जाता है। ओके, तो 2 तरह से बांटा गया है, सीतादल और लोअर टाउन। देखो, अगर मैं सीतादल के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो ये टाउन जो है, अब आपको देखो नाम से पता चल रहा होगा कि ये लोअर टाउन है, तो बेसिकली ये अपर टाउन होगा, है ना, दिमाग में यही आ रहा होगा। लेकिन एक चीज़ नोट करो, ये है स्मॉलर बट हायर टाउन, इसको क्या किया गया है, बोला गया है। यानी कि छोटा है लेकिन देखने में लंबा है, यानी कि हायर है, ठीक है। अब ये लोअर होगा तो लोअर यानी कि कैसा होगा, उल्टा कर दो इसका, लार्जर होगा बट लोअर टाउन होगा ये, है ना। स्मॉलर बट हायर ये, और लोअर टाउन होगा हमारा लार्जर बट लोअर टाउन होगा, ठीक है। यहाँ पे वॉल वगैरह बनाई गई है, इट वाज वॉल, यानी कि वॉल बनाई गई है। और दीवार कब बनाई जाती है, यानी कि वॉल दीवार तभी बनाई जाती है ना। अब ये सिंपल सा एरिया, यहाँ पे हम दीवार बना देंगे तो ये एक एरिया को 2 उसमें बांट दिया, यानी कि वॉल बनाने का मतलब है कि एरिया को क्या किया गया, सेपरेटेड कर दिया गया। क्लियर, ओके। ये वाला जो है, अगर मैं इसके बारे में बात करूँ सीतादल के बारे में, ये पब्लिक पर्पस के लिए बनाया गया था, ये रेजिडेंशियल पर्पस के लिए
बनाया गया था। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, इसके लिए सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है। टाउन प्लानिंग को हम सीतादल और लोअर टाउन में बांटते हैं। ये सीतादल यानी स्मॉलर है बट हायर है, लोअर टाउन लार्जर है बट लोअर टाउन है। ये वॉल बनाई गई है, वॉल इसमें भी बनाई गई है, याद रखना। ठीक है, ये पब्लिक पर्पज़ के लिए बनाया गया है, ये रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, इतना ही बात पता होनी चाहिए टाउन की कैसे नगर की प्लानिंग की गई है। अब आगे हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। हाँ, ये है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये हमारा मोहनजोदारो में लाई करता है। ठीक है, ग्रेट बाथ बोला जाता है, सबसे बड़ा नाम। वैसे बहुत बारे में आपने बहुत बार इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर मैं बता देती हूँ। ग्रेट बाथ क्लियर, ये मोहनजोदारो में लाई करता है। अगर इसकी मैं शेप के बारे में बात करूँ तो रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, टैंक की तरह इसका क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ के बारे में मैं बात करूँ तो 12 मीटर इंटू 7 मीटर इसकी क्या है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। डेप्थ इसकी 2.5 मीटर इसकी डेप्थ दे रखी है। ओके, यहाँ पे वाटर प्रूफिंग की गई है किससे, जिप्सम बेस्ड, जिप्सम बेस के जिप्सम के आधार पे इसकी क्या की गई है, वाटर प्रूफिंग की गई है। ओके, आगे चले। ठीक है, ग्रेट बाथ के बारे में इतना ही है जानने के लिए। ठीक है, ग्रेट बाथ बनाया गया है, शायद मैंने इसकी पिक्चर लगाई है, नहीं, ग्रेट बाथ की शायद लग रही होगी। ओके, ग्रेट बाथ की ये इतनी, ग्रेट बाथ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, मोहनजोदारो में लाई करता रेक्टेंगुलर शेप है, लेंथ ब्रेथ दे रखी है, वाटर प्रूफिंग के लिए जिप्सम बेस्ड मोटार का यूज़ किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टाउन प्लानिंग का ही ये चल रहा है। टाउन प्लानिंग में ग्रेट ग्रेनरी मिलती है, ये इसका हिंदी में, जिसको विशाल अनाज भंडार जिसको बोला जाता है। ठीक है, जो ग्रेट ग्रेनरी है ये ऐसी है, एक ये सबसे लार्जेस्ट बड़ी बिल्डिंग है। ठीक है, लार्जेस्ट बिल्डिंग बनाई गई है कहाँ पे, मोहनजोदारो में बनाई गई है। अगर इसको मेजर किया जाए रफली तो 45 इंटू 45 लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है, यानी कि इक्वल है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, 45 मीटर इंटू 45 मीटर, मीटर लगा लेना यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे ब्रिक्स, ब्रिक्स देख रहे हो, ये पत्थर देख रहे हो, ईट ईट देख रहे हो, ईट ईट से ये बनाया गया है मैसिव की, इसको रेज करके थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा बनाया गया है। और ये किस लिए यूज़ होता था, यहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, अनाज को स्टोर करने के लिए, नाम से ही पता चल रहा है विशाल अनाज भंडार, यहाँ जहाँ पे अनाजों का क्या किया जाए, भंडार करके उसको क्या किया जाए, रखा जाए, स्टोर करके रखा जाए। ठीक है, क्लियर, ये था हमारा ग्रेट ग्रीनरी के बारे में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमने ड्रेनेज सिस्टम कैसा है, यानी कि नालियाँ वगैरह यहाँ पे कैसे बनाई गई है, जल निकास की व्यवस्था कैसे की गई है। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया है। ओके, ये हमारा आता है ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि जल निकास व्यवस्था कैसे की गई है। अगर जल निकास के बारे में बात की जाओ तो एक ग्रिड पैटर्न बनाया गया। ग्रिड पैटर्न कैसे होता है, बॉक्स से बॉक्स ऐसे थोड़े छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं। ठीक है, बॉक्स में भी छोटे छोटे बॉक्स। ठीक है, जैसे कि देखते हो बहुत बड़ा बॉक्स है, इसमें ये छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए, यानी कि इसका सिस्टम कैसा है, ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली दी गई है। ठीक है, ड्रेन्स को ब्रिक्स के द्वारा कवर किया गया, ब्रिक्स बनाए गए, ये स्लैब यानी कि स्लिप वगैरह जैसे होती है, जैसे अब आपकी कई लोगों के घरों के बाहर भी स्लिप्स वगैरह होती हैं, तो ब्रिक्स वगैरह का यूज़ किया गया है, या फिर स्लैब, ये हमारी स्लैब का क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। ब्रिक्स, ये ब्रिक्स को ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, ब्रिक्स पैटर्न में बनाई गई हैं। हर घर में खुद एक ओन बाथरूम होता था, हर घर जो भी रहता था हर घर में एक एक बाथरूम हमेशा होता था। ठीक है, और उससे कनेक्ट, वो जो कनेक्ट हो गई थी ड्रेन्स वगैरह, वो बाहर रोड पे जाके क्या कर रही थी, वो निकल गई थी। ठीक है, ड्रेनेज फ्रॉम ईच हाउस इज कनेक्टेड टू लार्ज, और जो छोटी छोटी ड्रेन्स थी वो लार्जर ड्रेन्स में क्या होती थी, जाके मिल जाती थी। क्लियर हुआ। ओके, अब इसमें कुछ एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये था हमारा टाउन प्लानिंग, नगर नियोजन हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, ये है हिंदी मीडियम में। ओके, अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर कैसे होता था, यानी कि कृषि खेती कैसे होती थी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स, मेजर फसलें वगैरह पाई गई हैं, गेहूँ, जौ, कपास, चना, वीट, बरले, कॉटन, चिक्पी जिसको बोलते हैं, मिलेट्स, राइस वगैरह, बाजरा, चावल। ठीक है, इन क्रॉप्स को क्या किया गया था,
ग्रो किया था, यानी कि एग्रीकल्चर ऐसे होता था। ऑक्सन्स वर यूज फॉर प्लफिंग, ठीक है, खेत जोतने के लिए, प्लफिंग वगैरह करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता था, बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ये ट्रेडिशनल मेथड आज भी गाँव वगैरह में होता है, ठीक है। फ्यूर ऑफ फ्लफ्ट, ये अधूरा सा रह गया शायद, थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। राजस्थान के कालीबंगन से जुताई किए गए खेतों की हलों की रेखाओं का प्रमाण मिला है, यानी कि आपने देखा होगा ऑक्सन से जब प्लफिंग वगैरह की जाती थी, फॉर एग्जांपल ये खेत वगैरह होते थे तो ऑक्सन से प्लफिंग की जाती थी, एक छोटी छोटी स्ट्रिप्स बनाई जाती थी, छोटी छोटी फ्यूरो बनाई जाती थी, ठीक है। एक हल की मदद से क्या पतली पतली रेखाएं बनाई जाती थी और अलग अलग तरह की क्रॉप्स को क्या किया जाता था, एक ही फील्ड के अंदर ग्रो किया जाता था, ठीक है। कहाँ पे मिले हैं ये फ्यूरो प्लफ के कालीबंगन राजस्थान में क्या किया गया है, मिले हैं इसके, ठीक है। सोर्सेस, ठीक है, सोर्सेस को स्रोत बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ओके, नो लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम व यूज, ज़्यादा लार्ज स्केल इरिगेशन सिस्टम इसको यूज़ नहीं किया गया था, बस ये चीज़ें यूज़ की गई थी, प्लफिंग वगैरह, ठीक है। डोमेस्टिकेशन, एनिमल्स को, पशुओं का पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया गया था, किसको, कैटल को, शीप्स को, बफेलो को, पिग को, बुल को, इन सब चीज़ों को क्या किया गया था, डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया गया था। हॉर्सेस, हाँ एक चीज़ हमेशा याद रखना, एनिमल का जब डोमेस्टिकेशन किया गया था, कैटल, शीप, बफेलो, पिग, बुल, ऑक्सन, ऑक्सन से प्लफिंग की जाए, यानी कि ऑक्सन को पाला भी जाता होगा तो ऑक्सन भी इसमें आ जाएगा। इन सब का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन हॉर्सेस का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे लिख लेना, एक सेकेंड, यहाँ पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के साथ साथ कुछ बोन्स भी मिली हैं डोमेस्टिकेशन से, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ, बोन्स वर फाउंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल बोअर की बोन फाइंड की गई थी, घड़ियाल की बोन फाउंड की गई थी, ढूंढी गई थी, ठीक है। डियर, फिश, इन सब की क्या की गई थी, बोन्स वगैरह पाई वगैरह की थी, ठीक है। हॉर्स की जो बोन है, देखो हॉर्स थे या नहीं थे ये एविडेंस नहीं मिलते, शायद बोला गया है कि हॉर्स, यहाँ पे हॉर्स नहीं थे, ठीक है। लेकिन जो बोन थी हॉर्स की वो हमें कहाँ से मिलती है, एक जगह है वो लिख लो, ठीक है। सुरटोड़ा से, वहाँ से मिलती है, हमने शायद अभी सुरटोड़ा पीछे भी पढ़ा था, ठीक है। एक सेकेंड, शायद बलूचिस्तान में था ये, नहीं वो सकंदो अलग है ना। सुरटोड़ा से यहाँ पे क्या मिलती है, हॉर्स की बोन्स के बारे में पता मिलता है, ठीक है। इसको ऐड कर लेना अपने नोट्स में, आगे आगे चलें। एज इट इज़ PDF में टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्राफ्ट के बारे में, बात करते हैं क्राफ्ट वगैरह, यानी कि शिल्प में कैसा था इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा। क्राफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, ब्रोंज का यूज़ होता था, तभी तो उसको ब्रोंज एज बोला गया है ना, स्टार्टिंग में ही बताया था ब्रोंज एज बोला गया, यानी ब्रोंज का यूज़ होता था, ब्रोंज के टूल वगैरह, टूल मेकिंग वगैरह होती थी, ठीक है। कॉपर ऑब्टेन हुआ, कॉपर जो है, कॉपर को पाया गया कहाँ से, खेतरी माइन से। ये खेतरी माइंस हमने, आपको याद होगा स्टोन एज वाला जब हम पीरियड था तभी हमने पढ़ा था, कॉपर के बारे में फाइंड कर रहे थे जब, ठीक है, चालकोलिथिक पीरियड में, कि खेतरी कॉपर माइंस मिलती हैं कहाँ पे, राजस्थान में मिलते हैं, जहाँ पे कॉपर को पाया जाता है। यानी कि अब ये स्टोन एज में भी आ गए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी आ गए, तो अब आप ये लगा लो कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, क्लियर। तो कॉपर माइंस मिली, ठीक है। हड़प्पा के जो लोग हैं, हड़प्पन ये एक ही वर्ड है, हड़प्पन के जो लोग हैं क्या प्रैक्टिस करते थे, बोट मेकिंग एक्टिविटीज़ करते थे, सील मेकिंग एक्टिविटीज़ करते थे, टेराकोटा वगैरह बनाना स्टार्ट वगैरह करते थे, ठीक है। इन सब में वो निपुण थे, ठीक है, स्पेशलाइज थे, ठीक है। शंख निर्माण यानी कि शेल मेकिंग करना, शेल की कटिंग करना, ये सब क्या करते थे, ये सब एक्टिविटीज़ वो करते थे, क्लियर।
ओके, एक और चीज़ याद रखना, नागेश्वर, ये नागेश्वर है, ठीक है। नागेश्वर और बालाकोट, जो ये दो हैं, नागेश्वर कहाँ पे है हमारा, नागेश्वर हमारा गुजरात में है और बालाकोट हमारा पाकिस्तान में है। ये दो जगहें ऐसी हैं जहाँ पे शेल मेकिंग का मेन सेंटर होता था, यानी कि सबसे ज़्यादा शेल यहाँ पे बनाए वगैरह जाते थे, नागेश्वर और बालाकोट में, जो गुजरात और पाकिस्तान में है, ठीक है। एक और चीज़ में याद रखना, एक जगह है चानू दारो, एक सेकेंड, चानू दारो वहाँ जगह है जहाँ पे क्राफ्ट प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता था, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट साइट है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर, ओके, क्राफ्ट का क्लियर। क्राफ्ट के बाद हम पढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ट्रेड। ट्रेड यानी कि व्यापार कैसा था, ठीक है। व्यापार के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, ओके। अगर मैं व्यापार के बारे में मैं बात करूं तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड वाज हाईली डेवलप्ड। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड किया जाता था वहाँ पे, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह वस्तुएं की जाती थी। ट्रेड विद मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया के साथ, मेसोपोटामिया जगह है, ठीक है, वहाँ पे भी ट्रेड किया जाता था। मेसोपोटामिया अब कहाँ पे है, अब इराक में है, ठीक है, इराक में है। मेसोपोटामिया ट्रेड किया जाता था, जिसको मेलुहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेकेंड हाईलाइट कर देती हूँ जो कि आपको पता रहे, ठीक है। मेलुहा बोला जाता है, मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड किया जाता था, यानी कि अब ईरान इराक में है, ठीक है। और जिसको क्या बोला जाता है, मेलुहा बोला जाता है, क्लियर। मेजर एक्सपोर्ट किए जाते थे किसके, कॉटन, टेक्सटाइल के, बीड्स के, आइवरी के, शेल प्रोडक्ट, जो शेल मेकिंग वगैरह बनाया जाता था उसको फिर बेचा जाता था। इंपोर्ट किया जाता था कॉपर, टिन, सिल्वर और प्रीशियस स्टोन। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुई थी, कहाँ पे हुई थी, टिग्रिस रिवर के पास ये हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रेड होता था, सब दो स्टोन होते थे, एक रेड कलर के स्टोन, एक ब्लू कलर के स्टोन, ठीक है। जो रेड कलर के स्टोन थे, सॉरी रेड नहीं थे, ऑरेंज थे, और जो ऑरेंज कलर के स्टोन थे उसको बोला जाता था कार्नेलियन, ठीक है। और ब्लू कलर के स्टोन को लैपिस लाजुली बोला जाता था, लैपिस लाजुली बोला जाता था, ये ऐसे है, ठीक है, लैपिस लाजुली बोला जाता था। ये दो स्टोन हैं, ठीक है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, वो लिख दूँ, ओके। नागेश्वर और बालाकोट के बारे में मैंने बताई की दिया है, शेल मेकिंग होता था, ठीक है। एक सेकेंड स्लाइड ऐड कर देती हूँ, ओके। कुछ इम्पॉर्टेंट साइट है ट्रेड के पर्पज से, इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। एक तो है, अभी हमने लैपिस लाजुली के बारे में पढ़ा, शॉर्तुगई, शॉर्तुगई से क्या मिली थी, लैपिस लाजुली मिली थी, ठीक है, ओके। कार्नेलियन स्टोन के बारे में हमने पढ़ा था, ये
राजस्थान एंड गुजरात से क्या मिला था, ये कार्नेलियन स्टोन यानी कि ब्लू ऑरेंज वाला स्टोन मिला था। ये था, देख देती हूँ, ऑरेंज स्टोन, और ये था हमारा ब्लू स्टोन, ठीक है, ये मिला था। ओके, खेतरी और ओमान जगह है, खेतरी से कॉपर माइंस है, ठीक है, खेतरी कॉपर माइंस एंड ओमान, यहाँ से हमारा स्टेटाइट स्टोन मिला था। क्लियर हुआ? ओके, और गोल्ड का पता होना चाहिए। कोलर यानी कि जहाँ कहाँ पे है, कर्नाटका में है, यहाँ से हमारा गोल्ड मिला था। क्लियर? ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये था हमारा ट्रेड पर्पस के बारे में। ओके, आगे चलें। अब बात करते हैं कुछ ब्यूरियल साइट्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। दफन स्थल क्या थे हमारे, ठीक है। ब्यूरियल साइट्स हैं, वहाँ पे सबसे पहली चीज़, जब चीज़ों को हमने एक्सवेट किया तो हमने पाया जो डेड बॉडी है उनके साथ ऑर्नामेंट्स को भी दफनाया गया, और कभी कभी पेट डॉग्स को भी क्या किया गया था, दफनाया गया था, ठीक है। ब्यूरियल इंडिकेट्स बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, ठीक है। डेड बॉडीज़ को दफनाया गया था। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें कहाँ पे होती थी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ जगह के आसपास ये चीज़ें होती थी। पॉटरी को दफना दिया, ऑर्नामेंट्स को दफना दिया, या फिर कुछ अदर गुड्स हैं उनको भी क्या किया गया, दफनाया गया। इंपॉर्टेंट ब्यूरियल साइट हड़प्पा और राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है। कुछ ब्यूरियल साइट जो डेड ब्यूरिट्स को उसको कॉपर मिरर से भी दफनाया गया था, ठीक है, ये लिख लो। डेड वाज ब्यूरिड विथ कॉपर मिरर्स, ठीक है। कॉपर मिरर्स के साथ भी क्या किया गया था, दफनाया गया था। हड़प्पा में किसी मेल का स्कल वगैरह जो होता है वो पाया गया हमारा, ठीक है, स्कल ऑफ द मेल। क्लियर? ओके, ब्यूरल साइट्स में इतना ही है। आगे चलें हम। एक चीज़ पता होनी चाहिए, एक जॉइंट ब्यूरियल साइट्स देखने को मिलती है, कहाँ पे, लोथल में देखने को मिलती है। क्लियर? अब बात करते हैं हम हड़प्पा सील के बारे में, हड़प्पा मोहरों के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। जो हड़प्पा सील है वो किससे बनी गई थी, मेड ऑफ स्टेटाइट। स्टेटाइट अभी हमने पढ़ा, येगा स्टेटाइट हमें खेतरी और ओमान से देखने को मिलता है। स्टेटाइट कुछ नहीं है, स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉफ्ट स्टोन बोला जाता है। हड़प्पा सील जो है स्टेटाइट से बनती है, यानी कि सॉफ्ट स्टोन से बनती है, ठीक है। इसमें जो इस सील होती है एनिमल की फिगर दे देंगे, वो मिलती है इंडस स्क्रिप्ट। इंडस में जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखी जाती थी वो स्क्रिप्ट क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये इस सील पे छपी जाती थी। यूनिकॉर्न सील देखने को मिलती है, इम्पॉर्टेंट है ये। यूनिकॉर्न सील देखने को मिलती है ट्रेड के लिए, पर्पस के लिए, जैसे हम कॉइन्स रुपीज़ का इस्तेमाल करते हैं ट्रेड के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ऐसे ही हड़प्पा सील को उस समय यूज़ किया जाता था। क्लियर हुआ इतना? आगे चलें। ये कोई एविडेंस नहीं मिलते हैं कि सील में राइटिंग वगैरह कहाँ से कैसे लिखी गई, ये सब इसके एविडेंस इसमें नहीं मिलते हैं। क्लियर हुआ इतनी बात? आगे चलें। अब बात करते हैं हम इंडस स्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है। इंडस स्क्रिप्ट के बारे में मैं बात करूँ तो रिमेन्स अनडेसिफर्ड, यानी कि वो अनडेसिफर्ड का मतलब होता है जिसको आज तक पढ़ा नहीं गया, ठीक है। मतलब इतनी मुश्किल है कि वो आज तक कोई उसको पढ़ नहीं पाया है, बस उसको खोजा गया है, ठीक है, उस स्क्रिप्ट के बारे में कि अनडेसिफर्ड इसको बोला जाता है अभी तक, ठीक है, आज तक पढ़ी नहीं जा सकती इसको। ओके, अगर मैं स्क्रिप्ट के बारे में मैं बात करूँ तो 400 से लेके 600 साइंस से सिंबल्स इसमें क्या किए गए हैं, यूज्ड किए गए हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट को राइट से लेफ़्ट, ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ़्ट, यानी कि ऐसे लिखा जाता था इस स्क्रिप्ट को,
ठीक है, राइट टू लेफ्ट इसको लिखा गया है। ठीक है, कहाँ पे मिली है ये? सील में, पॉटरी में, कॉपर टैबलेट्स में, अदर ऑब्जेक्ट्स में इसको देखने को मिलता है। पिक्टोग्राफिक इसको बोला गया है, यानी पिक्चर्स वगैरह का इसको यूज़ किया गया है। एक और लाइन ऐड कर लेना, ये कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, नॉट इन अ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़ते हैं ABCD, ऐसा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है। ठीक है, इसका कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे है। पिक्टोग्राफिक इन नेचर है, पिक्चर्स का इसका क्या किया गया है, इसको यूज़ किया गया है। राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, और जिस स्क्रिप्ट को राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है उस स्क्रिप्ट को क्या बोला जाता है? बॉस्ट्रोफिडन बोला जाता है। क्या? बॉस्ट्रोफिडन इसको बोला जाता है। क्लियर हुआ? ठीक है, कुछ जो 400 से 600 साइंस देखने को मिले हैं। ठीक है, जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट है, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट में 26 साइंस भी देखने को मिले हैं, यानी कि मिनिमम इतने और मैक्सिमम इतने भी पाए गए हैं। क्लियर? इतनी बात समझ आई? ओके, आगे चलें। कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में जान लेते हैं। ये नेचर की वर्शिप करते थे। ठीक है, क्या करते थे? नेचर की वर्शिप करते थे। क्लियर? वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे। पशुपति यानी कि प्रोटोशिवा जिसको बोला जाता है, ऐसे एविडेंस मिले हैं कि पशुपति की और मदर गॉडेस की क्या करते थे? ये पूजा करते थे। एक है इसमें प्रीस्ट किंग है, उसकी भी क्या करते थे? पूजा करते थे। ठीक है, प्रीस्ट किंग जो है मोहनजोदारो में देखने को मिला है। ठीक है, मोहनजोदारो में देखने को मिला है, और ये किससे बना था? स्टेटाइट से बना था, यानी कि सॉफ्ट स्टोन से ये बना था। इसकी हाइट की अगर मैं बात करूँ, 17.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है। ठीक है, मदर गॉडेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मदर गॉडेस जो है टेराकोटा से फॉर्म की गई है। टेराकोटा फिगर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेराकोटा फिगर इसको बोला जाता है, और ये भी कहाँ पे मिली है? एट मोहनजोदारो। इसके बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना है। ठीक है, क्लियर? एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये दो तो मेन इम्पॉर्टेंट है, एक और फिगर इम्पॉर्टेंट है, और वो है डांसिंग गर्ल। ठीक है, डांसिंग गर्ल भी देखने को मिली है। ठीक है, ये किससे बना है? ब्रोंज से बना है। इसकी हाइट की अगर मैं बारे में बात करूँ, 10.5 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है, और इसको बोला जाता है त्रिभंग मुद्रा में ये पाई गई है। क्लियर हुई इतनी बात? ओके। ट्रीज लाइक द पीपल एंड एनिमल्स सच एज द बुल वर कंसिडर सैक्रेड प्लेसेस बोला गया, यानी कि ट्रीज वगैरह की जिसको सैक्रेड प्लेसेस बोला गया था उनको, उनकी क्या की गई है? पूजा वगैरह की गई है। फायर अल्टर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, कहाँ पे? कालीबंगन और लोथल में देखने को मिले हैं। क्लियर हुई इतनी बात? आगे चले। ओके, कुछ एक और चीज़ जान लेते हैं रिलीजियस प्रैक्टिसेस में। ठीक है, प्रोटोशिवा पशुपति का मैंने आपको बता दिया गया है, इनकी वो होती थी पूजा वगैरह। ठीक है, एक यूनिकॉर्न भी पाया गया है। ठीक है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में वन हॉर्न एनिमल जिसको बोला जाता है। ठीक है, ये सब मिला है। ठीक है, पॉटरी मेकिंग थोड़ा जान लेते हैं, कुछ पॉइंट रह गए हैं। ठीक है, पॉटरी मेकिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड। पॉटरी मेकिंग में हमें पॉटरी मेकिंग ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी देखने को मिली है। ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी भी देखने को मिली है। ठीक है, और ऑक्र कलर्ड पॉटरी भी देखने को मिली है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पॉटरी मेकिंग ऐसे देखने को मिली है। क्लियर हुआ इतनी बात? ओके,
ये थे हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस इन दिस स्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में ज़रा देख लेते हैं कि कैसी हैं वो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट साइट्स के बारे में। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट साइट आपको पता होनी चाहिए। एक मिनट। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी थी हड़प्पा। 1921 में इसको खोजा गया था। दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, इंडिया में ये पंजाब वाले हिस्से में है और वैसे ये पाकिस्तान में है। ठीक है, कहाँ पे है, कौन से रिवर पे है, ये रावी रिवर पे इसको पाया गया है। ठीक है, 6 ग्रेनरीज देखने को मिलती हैं। नरो। ठीक है, मोहनजोदारो का बताया मैंने आपको, दूसरा था हमारा 1922 में बाय R.D. बनर्जी द्वारा इसको खोजा गया है। ठीक है, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। कौन से रिवर पे है, इंडस रिवर पे है। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ठीक है, तीसरे बात करते हैं चानू दर्रों के बारे में। ठीक है, ये भी इंडस रिवर पे है। ठीक है, और ये सिंध में पड़ता है हमारा। क्लियर। नेक्स्ट है लोथल के बारे में हमने पढ़ा था, गुजरात में है, भोगवा रिवर के पास है। ठीक है, कालीबंगन और राखीगढ़ी घाघर रिवर पे है ये। ठीक है, और राखीगढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगन राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगन में आपको पता ही है फायर अल्टर्स देखने को मिले थे। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। ये मेन इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। ओके, एक टॉपिक हमारा छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, छोटा सा टॉपिक रह गया है। बाद में हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ था, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा का डिक्लाइन क्यों हुआ, उसका रीज़न पूछा जा सकता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। बहुत छोटा सा है, 2-3 पॉइंट्स में बस याद रखना है। ठीक है, क्या हुआ होगा वहाँ पे, ट्रीज़ वगैरह में भी ऐसा हुआ हो जब मोहनजोदारो जब बन रहा हो और वहाँ पे अर्बन प्लानिंग वगैरह चल रही थी, तो शहर बसने लगे, धीरे धीरे जल्दी एडवांसमेंट होना लगा। ठीक है, एडवांसमेंट होने लगा, लोगों ने बिल्डिंग्स वगैरह बनाने लगी होंगी आगे जाके। ठीक है, जिससे उन्होंने ट्रीज़ को काटना वगैरह ज़रूरी समझा। ठीक है, उनके हिसाब से, यानी कि सबसे पहला रीज़न हो सकता है डिफॉरेस्टेशन हुआ हो। दूसरा, रिवर्स के पास क्या होने लगा था, घर बसने लगी थी, तो रिवर्स के पास जब घर होते तो आपको ये बहुत बहुत अच्छे से पता है कि रिवर्स से रिलेटेड कामिटीज़ होने लगती है, जैसे कि फ्लड वगैरह आया होगा तो घर वगैरह बह गए होंगे। ठीक है, इसलिए हड़प्पा का डिक्लाइन हो गया, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। या फिर क्लाइमेट चेंज भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। ठीक है, ड्राइंग अप ऑफ रिवर्स वगैरह। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये इसके ये 2-3 पॉइंट आपको ये पता होने चाहिए ये भी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इस पीपीटी को बनाने में,
इस वजह से 1-2 दिन का टाइम लग गया, ठीक है। ओके, और ये लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स PYQs करेंगे। और अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक, अभी हम क्वेश्चन आंसर्स वाली सीरीज़ तो आएगी, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो 1-2 दिन पहले हम इससे रिलेटेड PYQs डील करेंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था, मेन हमारा एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ठीक है। लेक्चर सीरीज़ देखना नहीं है हमारा एम, ठीक है। तो लेक्चर के साथ साथ हमें PYQs भी क्या करने पड़ेंगे, अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 1-2 दिन स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के हम क्वेश्चन आंसर से डील करेंगे कि किस तरह से क्या हम क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। वो सब हम करेंगे। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, और जब वो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वेदास के बारे में होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, आई होप यू लाइक दिस सेशन। सो थैंक यू। बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गई थी। ओके, सो थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस सेशन। और ये PPT डाउनलोड करने के लिए मेरा चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू क्लास।